बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम डिस्कस करेंगे एक दो डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो रही है और वो रिलेटेड है अफ़गानिस्तान से, और इसके अलावा कश्मीर के हवाले से भी कुछ चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको भी कोशिश करेंगे कि उसको डिस्कस करें, क्योंकि जो स्पेशल एनवॉय हैं यूसुफ अदोबे OIC के, वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पे हैं। 5 रोज़ा उन्होंने दौरा किया और उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ बॉर्डर जो है मतलब सेक्टर्स हैं, उसको उन्होंने विजिट किया और उसके साथ एक काफ़ी बड़ी टीम भी मौजूद थी। क्या डेवलपमेंट्स हुई और वो लोग क्या करते रहे, इसके साथ साथ जो NSA कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी डायलॉग न्यू दिल्ली में हुई, उसके क्या मतलब आफ्टर दैट क्या सिचुएशन है, क्या बातें हुई वहां पर, और क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि क्या अफगानिस्तान के हवाले से क्या बेहतरी आ सकती है, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे जो मेन कंसर्न्स हैं वो है वहां की आवाम के हवाले से। 4.5 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, उनके पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है और शदीद किस्म की सर्दी पड़ती है तकरीबन पूरे अफगानिस्तान में। तो ये मेरे ख्याल में लोग इस हवाले से काफ़ी फिक्रमंद है। तालिबान मौजूद तो है लेकिन उनके पास मेरे ख्याल में इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि वो बंदूकें दे के अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा कर दें, क्योंकि हर काम अगर बंदूक से होता तो फिर मेरे ख्याल सारी दुनिया ये करती। और ये मैं जब अफगानिस्तान में था तो मैंने ये बात उनसे कही भी थी। मैंने कहा अब आप पहाड़ों से उतर आए, अब आप शहर में, अगर काबुल में है, कंदहार में है, हिलमंद में है, जलालाबाद में है, जिस भी शहर में है, तो वहां के लोगों को जिसे कहते हैं कि डिलीवर करें, उनके लिए कोई काम करे। अमीर मुत्तकी साहब पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आज मुझे ज्वाइन किया है बड़ी अच्छी दोस्त, जर्नलिस्ट भी है, एनालिस्ट भी है, हिंदुस्तान से, अंबर जैदी। आप लोग सब जानते हैं उनको। अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इनवाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया अंबर। एक तो आपसे ये कहूँगा कि NSA की कॉन्फ्रेंस हुई और मेरा एक कंसर्न ये था, कल भी आप लोगों के एक टीवी चैनल पे मैं बात कर रहा था कि अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया था। बाकी ईरान भी एक इस रीजन का बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान नो डाउट एक बड़ा पावरफुल और इन्फ्लुएंस रखता है इस रीजन में, रशिया था उनके साथ, लेकिन अगर नहीं था तो अफगानिस्तान नहीं था। वजह क्या थी? चले पाकिस्तान का तो छोड़ दे, हम कहते हैं जी हमारी हिंदुस्तान से 65-70 साल से दुश्मनी और हिंदुस्तान कहता है कि हमारी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन स्टेक होल्डर था वो भी वहां मिसिंग था। वजह क्या थी इस चीज की? देखिए फकरी बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने उठाया है कि वहां पर मैं अफगानिस्तानी बल्कि मैं अफगानी तालिबान बोलूंगी। तालिबान को अभी तक भी किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क ने उनको एक पॉलिटिकल उनको अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई है जो वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ये हिंदुस्तान ने कल NSA की डायलॉग रहा जो 7 अलग मुल्कों के साथ, जिसमें किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और रशिया जैसे 7 मुल्क शामिल थे। उसमें अफगानिस्तान को लेकर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो कट्टरवाद को बढ़ावा या सिक्योरिटी को लेकर जो कंसर्न रहे, खासतौर से महिलाओं और बच्चों के की सिक्योरिटी और उनके अधिकारों को लेकर जो डिस्कशन हुआ, उसके पीछे यही है कि वहां पर जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर डिस्कशन रहा। और उसके बाद उन्होंने साझा एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि आगे जो वहां पर हालात हैं और जो ये सारी चीजें उसको बेहतर करने के लिए उसको कोशिश की जाएगी, और साथ में जो वहां पर कट्टरवाद है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान को भी ये कहा गया है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसे तालिबान के साथ मिलकर उनके कट्टरवाद को बढ़ावा ना दें। तो मतलब इसके अफगानिस्तान को ना बुलाने का, इनफैक्ट मैं वही अपने आप को करेक्ट करूंगी, तालिबान को ना बुलाने का मकसद यही है कि उनको अभी तक दुनिया में किसी ने भी उनको पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस नहीं दी है, और पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि तालिबान को वो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस मिल जाए।
राइट, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि उनको किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और मेरे ख्याल अभी किसी का इरादा भी नहीं है। और तालिबान खुद भी अभी मेरी आज और कल कुछ लोगों से मेरी काबुल में बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कोई एक या दो कंट्रीज जो हैं अराउंड द वर्ल्ड जो है हमें अगर रिकॉग्नाइज कर ले तो शायद हमारे लिए कुछ आसानियां पैदा हों। लेकिन इस वक्त न तो पाकिस्तान इस पोजीशन में मुझे नज़र आता है कि वो करेगा, क्योंकि जब तक यूएस से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, बीजिंग से नहीं मिलेगा या रियाद से नहीं मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये रिकग्निशन हो जाए। हिंदुस्तान ने बिल्कुल कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वहां के लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने किया भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अंबर असल इशू ये है कि इस वक्त हम बेशक उनको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, मास्को फॉर्मेट हुआ, सरगई लारोफ ने आमिर खान मुत्तकी और उसकी पूरे एक डेलीगेशन को इनवाइट किया था, चाइना ने इनवाइट किया, टर्की ने इनवाइट किया, तेहरान ने इनवाइट किया। तो मेरे ख्याल में मेरा सवाल फिर वही पे है कि कम से कम अगर हम अफगानिस्तान को डिस्कस करते हैं या अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी बात करते हैं और वहां पे अगर कोई भी अफगान, हम उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, आप भी रखती हैं, मैं भी रखता हूं और तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी बात करें तो इस वक्त पावर उनके पास है। अशरफ गनी या उसके कोई और कैबिनेट मेंबर तो नहीं है वहां पर। तो ये एक शायद जरूरी चीज थी कि अगर वहां पे मेरे ख्याल में अफगानिस्तान होता या दोहा ऑफिस से किसी को बुला लेते तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये शायद बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती बजाय इसके जो अभी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने जो ये सवाल किया है कि अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी तालिबान हैं, उनकी मौजूदगी होती तो ये शायद ये बहुत अच्छा रहता। लेकिन उनको बुलाने का मकसद ही ये हो जाता है, उनके बुलाने का मतलब ये है कि हमने उनको एक्सेप्टेंस दे दी है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी या उनकी सरकार को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एज़ पॉलिटिकल पार्टी या एज़ पॉलिटिकल लीडर। जबकि हम हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जिसने अफ़गानिस्तान में सड़कों से लेके संसद तक बनाने में या फिर स्टूडेंट्स को या किसी को भी लगातार मदद करने के लिए हिंदुस्तान सबसे पहले रहा है। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी तरीके के कट्टरवाद को या किसी भी तरीके के इस तरीके के उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है। हम ह्यूमन राइट्स, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम शांति को सबसे ऊपर रखते हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क में जबकि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और चाइना, उनका सबसे ज्यादा मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में खासकर जो वहाँ की आवाम है उनके साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, सबसे ऊपर उसमें महिलाएं और बच्चे हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बीबीसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ लोग अपनी बच्चियों को बेच रहे हैं, बूढ़े बूढ़े आदमियों को, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। तो हमें ऐसे हालात में ये देखना रहेगा कि वहां पर जो औरतों और बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है उसको लेकर हम कितना कंसर्न है, जबकि उसके उल्टा पाकिस्तान और मैं चाइना की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं कुछ अलग ही डगर पे चल रहे हैं। पाकिस्तान को तो मुझे लगता है वो अपने आप को एक इस्लामी जो एक पूरा ग्रुप है इस्लामिक, उसका खुद को अलंबादार साबित करना चाहते हैं, भले ही उसमें उसकी खुद की आवाम का नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो खुद को एक फ्लैग बेरर साबित करना चाहते हैं। जबकि इस पूरी दौड़ में, इस पूरी कवायद में पाकिस्तान की खुद की खिल्ली उड़ के रह जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को समझना ये होगा कि वो करना क्या चाहता है। एक तरफ उनकी आवाम के बारे में वो नहीं सोचते, महंगाई दर 9 से 10% बढ़ गई है, उनका पूरा का पूरा फोकस तालिबान पे है, तो उनकी प्रायोरिटीज मेरी समझ से बाहर है। ये वाली बात अंबर आपकी, मैं बिल्कुल आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि हम अगर जो आपकी आवाज थोड़ी रिलीजन, कम हो गई है। जी जी, जो रिलीजन के हवाले से आपने बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो बिल्कुल वो ठीक है कि पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत अरसे से फंसा हुआ है, क्योंकि एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो हमारे यहाँ बड़ी है और उसको कंट्रोल भी क्योंकि कोई इसलिए शायद नहीं कर सकता कि उनके जो कार्ड्स होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। तो इसलिए जो हुकूमत भी आती है, और स्पेशली इस हुकूमत ने तो सारी हदें बार कर दी, हमने टीएलपी को भी देखा, हमने अभी टीटीपी को भी देखा, और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया गया था पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी वो दोबारा सर उठा के और वो बाकायदा डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप जो है पॉलिटिकल जो एक सेटअप है उसमें आप हमें शामिल कर दें। अच्छा अंबर, एक तो ये है कि आमिर खान मुत्तकी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके साथ साथ एक स्पेशल इन्वॉय ओआईसी के वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, प्लस जो रशियन एक डेलीगेशन भी आया हुआ है, और वो सारा फोकस जो है दो जगहों पर है, एक कश्मीर और सेकंड जो है वो अफगानिस्तान।
मतलब रशिया भी चाहते हैं, और स्पेशल एनवॉय अमेरिका का वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में है, और उनकी बाकायदा मीटिंग है, होनी है आमिर खान मुत्तकी के साथ अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये वाली डेवलपमेंट, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे से पीछे छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। बेशक हम एक दूसरे को बुरा भला कहें, जो मर्जी कह दें, लेकिन क्योंकि सात पड़ोस के ममालिक हैं, ना आप हिंदुस्तान को उठा के कहीं और लेके जा सकते और ना पाकिस्तान उठ के कहीं और जा सकता है। ये बिल्कुल, ये हमारे एक, जिसे कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अगर क्या हम एक टेबल पे बैठते दोनों ममालिक, क्योंकि हमने आधे लोग इधर बैठे हुए हैं, आधे दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे अपना जोर लगा रहे हैं कि हम कोई साबित कर ले कि यार अफगानिस्तान के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस, और शायद हम उनके सबसे ज्यादा जो है वो भलाई चाहते हैं। हिंदुस्तान भी अपनी कोशिश करेगा, उन्होंने भी वहां 8 ममालिक के इनवाइस को बुलाया हुआ था और वो लोग बैठे थे, मतलब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो क्यों कर हम ये नहीं कर पा रहे कि हम एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर आप लोग भी बात करें और हम भी बात करें, हालांकि दोनों का मुद्दा एक है, पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी। मुद्दा एक है। फखर, एक तो आपका ऑडियो बहुत डाउन हो गया, अगर आप अपना ऑडियो थोड़ा ठीक कर पाए। जी जी, देखिए, प्रायोरिटीज आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन पे सवाल उठता है। हिंदुस्तान की इंटेंशन हमेशा अफगानिस्तान को लेकर बहुत साफ सुथरी रही है। वो हमेशा से अफगानिस्तान में शांति और वहां पे डेवलपमेंट को बढ़ावा देता आया है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। और उसी के उल्टा हम पाकिस्तान की बात करें तो जिन 20 से 25 लाख अफगानियों की बात करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान के जो लोग हैं पाकिस्तान में उनको शरण दी हुई है, उनको शरण देने के बहाने उन्होंने क्या किया है उसका रिजल्ट हमारे सामने है कि 15 अगस्त को जो तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, वो उसी का एक नतीजा है कि पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, वहां पर बहुत सारे अफगानी शरणार्थी भी हैं, उनको कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ ट्रेन करके उनको हमने यहाँ तक कि ये बात सामने आ रही, इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी आर्मी उनको ट्रेंड करती आई है। तो ये सारी चीजें साफ हो जाती है कि आपकी इंटेंशन क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान की इंटेंशन इससे क्लियर हो जाती है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया और हिंदुस्तान ने क्या किया, वो भी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान हमेशा से अपने पूरे रीजन में शांति को बढ़ावा देता आया है। अगर हम अफगानिस्तान की स्पेशली बात करें तो वहां पे डेवलपमेंट हो, सड़क से लेके संसद तक बनाने में हिंदुस्तान का पूरा हाथ रहा है। राइट। लेकिन एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ओआईसी के एनवाय आए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा विजिट किया है, जो हम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ओआईसी वाले कोई स्टेटमेंट दे दे कश्मीर के हवाले से। स्टेटमेंट उन्होंने दी, बिल्कुल एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी फॉरेन मिनिस्ट्री में हुई थी तकरीबन थोड़ी देर पहले, और वहाँ पे उन्होंने कहा, लेकिन कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी बार बार ये बता रहे थे, और जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो भी ये कह रहे थे कि यार वहां पे उस तरीके से इन्फ्लुएंस ओआईसी क्यों नहीं कर रहा। तो कैसा देखा जा रहा है इस चीज को? हिंदुस्तान के तकरीबन जो पावरफुल अरब ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जिसमें यूएई है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है जो सबको लीड करता है। तो कैसा देखते हैं इस चीज को? क्योंकि मार्च में एक फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इसीलिए ये बुला रहा है कि किसी तरीके से कश्मीर का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो। देखिए, पाकिस्तान के पास कश्मीर के मुद्दे के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं वो इधर उधर अपने पड़ोस में नाक घुसेड़ता रहता है कि उनकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाए। अपनी प्रेजेंस को नोटिस कराने के लिए बार बार पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें करता रहता है। ओआईसी की हम बात करते हैं तो ओआईसी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है मुझे आवाज। ओआईसी में हमेशा भारत की जो, जबकि भारत में दुनिया के अगर मुसलमानों की आबादी की बात करें तो 12% के लगभग मुसलमान भारत में रहते हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत की जो उसमें सदस्यता है उस पर रोक लगाने की कोशिश करता रहता है हमेशा। तो एक तरफ तो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज हैं उनकी सिक्योरिटी और उनको लेकर लगातार सवाल उठाता रहता है कि भारत में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। दूसरी तरफ वो ओआईसी की जो मेंबरशिप है हिंदुस्तान की, उस पर रोक लगाता है। और एक तरफ हम ओआईसी की बात करते हैं, देखिए ओआईसी अब ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान चाहेगा वो हो जाएगा।
ओआईसी एक जिसमें 75 मुल्क शामिल है, 75 मुल्क उसकी उसकी सदस्यता रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान चाहेगा, वो तालिबान तो है नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तान की तो तालिबान भी नहीं सुनता, उनकी सुनता कौन है? तो ओआईसी तो क्या ही सुनेगा। नहीं नहीं, इतना इतना तो इतना लाइट ना ले यार, पाकिस्तान को मतलब ऐसा नहीं है, लेता है, मतलब कोई कोई ले भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो आप खुद बताइए ना, तालिबान को भी नहीं पसंद आती ना, जितना नाक पाकिस्तान तालिबान की उसमें घुसेड़ी है, कि वो नाक उनको चाह रहे थे घुसेड़ने कि की हमें वजह से तो बहुत ज्यादा उन्हें बिल्कुल क्रेडिट मिल पसंद जाए। नहीं करते, जहां तालिबान पे को हम भी ये नाक। बात पसंद नहीं आ रही थी, तो ओआईसी तो से तो वो क्या ही करवा लेंगे, ओआईसी उनका पसंदीदा या उनका मनचाहा बयान तो नहीं देख सकते, वो खुद हालात देख रहे हैं। वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो, और हमारा कश्मीर है, उसमें कितना डिफरेंस है वो खुद साफ नजर आता है। यूएई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में स्टार्ट कर रही है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वहां पे, डेवलपमेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेड प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, तो वहां पर रोजगार हो रहे के बड़े मौके लोगों को दिए जा रहे हैं। अगर हम यूथ की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, या फिर मेडिकल फील्ड में बात करें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, किसी भी फील्ड में बात करें, तो अच्छा, कश्मीर यूथ बढ़ चढ़कर मेन स्ट्रीम में भाग ले रहे हैं। उसी ठीक। के उल्टा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाए तो वहां पे अलग हालात है, तो ये डिफरेंस तो उनको भी नजर आता है। नहीं अंबर, एक बात उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने की कि भाई हम जिस तरीके से इस डेलीगेशन को विजिट करवा रहे हैं, तो कहते इस तरीके से श्रीनगर में इस एनवॉय को, ओआईसी के लोगों को नहीं जाने दिया जाता। दूसरी उन्होंने जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप क्योंकि चल रहा है, तो जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान ने जीता, तो उन्होंने उस जो एक सेलिब्रेशन हुई श्रीनगर के अंदर या न्यू दिल्ली में, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। न्यू दिल्ली वाले का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन श्रीनगर का किया। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा हुआ था कि दिल्ली और श्रीनगर भी दूर है, और श्रीनगर वालों के दिल भी जो है वो दिल्ली से दूर है। तो क्या मतलब आपको नजर आता है कि ये इस तरह की चीजों को भी शाह महमूद कुरैशी साहब कोट करें, कितने बड़े डेलीगेशन के साथ बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि यार वहां पे अगर सेलिब्रेशन हुई है तो इट्स मीन कि वो लोग पाकिस्तान के साथ है, ना कि हिंदुस्तान के साथ। देखिए, आपके शाह महमूद कुरैशी, आप उनको देखिए कि इतने बड़े डेलीगेशंस के सामने वो सवाल और उनके मुद्दे कैसे रख रहे हैं। इसी बात से उनकी आप इंटेलिजेंस या उनकी काबिलियत पे आप खुद सोचिए कि खुद सवाल उठता है। आप एक आपके सामने इतना बड़ा डेलीगेशन आता है और आप हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, जो मैच बीसीसीआई ने फराहम कराया है मौका, हमने पाकिस्तान को दिया कि वो आए और वहां पर आकर खेले। ये जो बॉडी है ये हिंदुस्तान की है, हम ने ये मौका क्रिएट किया। तो आप अगर ये कहते हैं कि भाई मैच जीत के, बहुत अच्छी बात है, हम इसको एक स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स, कुछ बिल्कुल लोग हैं, स्पोर्ट्स है, बिल्कुल चलिए इसमें कोई शक कोई नहीं। बात नहीं, हम उसको एक हारते आ रहे तरफ थे वर्ल्ड लेकिन कप में, 12 दफा हम लोग हारे हैं, 13वीं दफा हम सिर्फ जीते हैं। वही बोल रही हूँ। देखिए, बिल्कुल, गेम है ये। आप अगर एक एग्जैक्टली। मिनिस्टर गेम को रखता है एक इंटरनेशनल डेलीगेशन के सामने, तो मुझे लगता है, जबकि अगर मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो फर्जी अकाउंट और फेक ट्रोल्स थे उनकी तरफ से मोहम्मद शमी को ट्रोल किया गया और ये सारी चीजें सामने आ गई, तो पाकिस्तान इस तरीके की ओछी हरकतें लगातार करते रहता है। और रही बात कश्मीर के दिल में पाकिस्तान में, तो ये सारा रिजल्ट हमारे सामने है। पहले जब धारा 370 या 35A की हम बात करते हैं, आर्टिकल 35A की, उससे पहले जब एब्रोगेशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा है कि कश्मीर में वो घुस जाए और उसकी आवाम के दिल में अपना राज चला ले। जब से पार्टीशन हुआ है तभी से उन्होंने कबालियों को भेजकर कैसे कैसे उन्होंने ये सारी चीजें क्रिएट की। हमेशा से वो कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। उनको यही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कश्मीर के लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान में, और वो हिंदुस्तान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है कश्मीर के अलावा। अगर वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ेंगे तो उनको इंटरनेशनल फोरम पे किस हैसियत से पहचाना जाएगा, उनका नाम ही कोई नहीं लेगा। चाइना एक उनका दोस्त था, वो भी उनसे नाराज हो गया। टर्की को, वो टर्की एक उनके साथ था, वो भी उनके साथ, उनको भी वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ले गए। तो वही उनका हो गया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कोई भी अब उनके साथ खुद निकल अपनी आएगा, नैया निकल डुबाना नहीं आएगा। चाहता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी जो प्रेजेंस है वो, उस पर सवाल, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है पाकिस्तान को, तो वो इसीलिए वापस से कश्मीर का मुद्दा उछालने लगता है। अभी जो पिछले 1 डेढ़ महीने में हालात बंधे हैं, उसमें लगातार जो आप चाहे सीज फायर उल्लंघन की बात करें या आतंकवादी हमलों की बात करें, या फिर जो टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो नॉन कश्मीरीज हैं, उनकी किलिंग को लेके, या गैर जो दूसरे मजहब से के लोग होते हैं उनको
आइडेंटिफाई करके मारना, ये सारी चीजें हो रही है पाकिस्तान के इशारे पर। तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है फकर। जी। पहले ऐसा होता था कि जो आतंकवादी होते थे, वो कहीं न कहीं लोकल एरियाज़ में छुपते थे या कहीं न कहीं उनको ठिकाने मिल जाते थे। लेकिन अभी ये कहीं न कहीं बॉर्डर एरियाज़ में इनके ठिकाने बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि उनको कश्मीरी आवाम से अब कोई समर्थन नहीं, कश्मीरी आवाम बदल चुकी है। यही इसका सबसे बड़ा सबूत है जो आप कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान के सर का ताज है और वो हमेशा रहेगा। और उसको पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं ले सकता। पाकिस्तान की इतनी हैसियत और इतनी औकात नहीं है कि हमसे हमारे सर का ताज छीन ले। अंबर जो हमारा बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हम जल्दी लेंगे वापस। सही है। मैं तो वैसे अक्सर मतलब टीवी चैनल्स पे आप लोगों के जब आता हूँ तो वो कहते हैं कि यार हमने लेना है, तो मैंने कहा यार ये कब आप लेंगे, मतलब काफी सालों से मैं सुन रहा हूँ जरूर ले लें। लेकिन असल बात है, वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम खत्म है शो का। एक्चुअल जो प्रॉब्लम मुझे नजर आई है वो बेशक अफगानिस्तान में हो, बेशक कश्मीर में हो या किसी और रीजन में, हम उन लोगों की राय शायद हम नहीं लेते, बल्कि अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हम दे देते हैं, लेकिन उनको हम शायद उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं दोनों कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इस तरफ के कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ और उस तरफ के कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ। इस तरफ के कश्मीर की भी कोई ऐसी वो नहीं है कि मतलब हमारे पाकिस्तानी जिस तरीके की पिक्चर पेश करते हैं कि यार जैसे पता नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल, डेवलपमेंट के तो खैर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बाकी भी कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जो हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो हम बाकी पाकिस्तानियों के हैं। और इसी तरीके से उस तरफ के कश्मीर के लोगों के भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हम हिंदुस्तान के साथ खुश हैं। बहुत सारे लोग आज भी हैं कि वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ, लेकिन सारे नहीं हैं। ये एक पॉइंट बिल्कुल अंबर का वैलिड पॉइंट है। तो अंबर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। किसी और डिबेट में व्यूवर्स पर आपके साथ मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय।